now. Don't eat it, don't eat it, don't eat it just now. I am eating just now. Ting tong. Ting tong, ting tong. Come in just now. Have a seat just now. What happened just now? Stomach kicking just now. मैं एस्ट्रोफिजिक्स में कर रहा हूँ अभी। ये लोग वो दोनों अलग अलग जूलॉजी एंड बॉटनी में कर रहे हैं अलग अलग रिसर्च। विद्या भवन गार्जियन कॉलेज से विद्या भवन से अभी BEd कर रहा हूँ वहाँ से ग्रेजुएशन मैंने विद्या भवन से। बायोलॉजिकल साइंसेस में करते हैं और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्पेसिफिकली। वहाँ से यहाँ कैसे से हमें इनका इन्विटेशन आया था कि आप हमारे पास आइए और इन बच्चों को सिखाने के लिए कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स और नई नई चीज़ें। इसलिए फिर हमारे पास थोड़ा सा टाइम था फ्री, तो हम आ गए यहाँ पे इनको सिखाने। सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरा नाम अरीबा है और मैं BLed कर रही हूँ, एलिमेंट्री बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट। आपसे है, आपने लंबा समय सेवा मंदिर को दिया। अभी आपने एक बात बोल की बीच में कि पिछले कई सालों से जो 45% ग्रांट मिल रही थी वो बंद हो गई। सेवा मंदिर में आपने बहुत ज़्यादा फंडिंग इकट्ठी की और बहुत ज़्यादा उसका डेवलपमेंट किया। अब यहाँ जो विद्या भवन पे जो असर आया ग्रांट बंद होने से, कितना बंद हुआ और उसको मैचअप करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और उसके इफेक्ट क्या हुए क्या है कि देखिए जब आपसे ही कह रहे सेवा मंदिर के पास कोई सरकार का अनुदान नहीं था। सरकार की कुछ योजना सेवा मंदिर की नीति थी, तो अधिकतर उन्होंने अपना जो भी काम था वो जो दानदाता संस्थाएं हैं या CSR, उनसे उन्होंने अपना बजट तैयार किया। तो विद्या भवन की उस दृष्टि से स्थिति बेहतर है कि कुछ पैसा हमें 1/3 हमारा जो खर्चा है वो फीस से आ जाता है, और फिर हमारे कुछ आय की स्रोत हैं, हमारे हॉस्टल्स हैं, कुछ मकान हम किराए पर देते हैं। बाकी हम जैसे सेवा मंदिर करता है CSR से या दानदाता से पैसा ला रहे हैं, और 2012 के बाद ये काफ़ी बढ़ गया। जैसे आज की तारीख में बजाज हमें काफ़ी पैसा दे रहा है, जो बजाज कंपनी है जो स्कूटर बनाती है, फिनसर जो उनका फाइनेंस कंपनी है, उन्होंने पिछले 6 साल में कम से कम हमें 5-6 करोड़ दिया था। हिंदुस्तान जिंक ने पिछले 6-7 साल में मेरे हिसाब से कम 15-20 करोड़ हमें देती है। कोलगेट हमें कई स्कॉलरशिप दिया है, और कुछ छोटी छोटी संस्थाएँ हैं जो जैसे आपने जिक्र किया कि कोविड में हमने करीब 4 करोड़ 4.25 करोड़ रुपये इकट्ठे किए थे। कुछ तो व्यक्तिगत दानदाता थे, ओल्ड बॉयज़ वगैरह, कुछ छोटी कंपनी थी, कुछ बड़ी कंपनियों में हमें पैसा दिया। तो ये चंदा का काम अब हमने एक इकाई बनाई है और लगातार ये काम हम करते हैं, और इसके लिए स्कोप काफ़ी है। मतलब आज देश में संपन्न लोगों की कमी नहीं है, तो हम इसके लिए से हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी फी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जो साधारण घर के लोग हैं वो वंचित हो जाए। तो ये एक मॉडल है, कोशिश तो हम कर रहे हैं कि ये मॉडल के हम संस्था को चला पाएँ। मेरा नाम अनुराग प्रियदर्शी है। मैंने हाल ही में विद्या भवन के मुख्य संचालक के रूप में मैंने यहाँ पे विद्या भवन को में शामिल हुआ हूँ। मैं यहाँ पे आने के पहले मैंने एक विश्वविद्यालय में पढ़ाया। मैं सिविल सर्विसेज में था, मैंने वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। मैंने बांग्लादेश गवर्नमेंट के लिए काफ़ी काम किया, मैंने उनके जो
जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं, उनके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के कार्यक्रम हैं, या उनके जो सेंट्रल बैंक से रिलेटेड इश्यूज़ थे, उस सारों पे मैं उनको एडवाइस कर रहा था। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया, मुझे विद्या भवन के बारे में पता चला और मैं यहाँ आया, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं शायद मैं छोड़ने के पहले जो मेरे दिमाग में रहा होगा सरकारी नौकरी छोड़ने के पहले, तो मैं ऐसा कुछ काम करना चाह रहा था। तो यहाँ की मुझे लगा कि ये ऐसा काम है जो मैं हमेशा से करना चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हम चाहते थे कि जो कोविड के दौरान विद्या भवन में काम हुआ, वो काम या वो बातें हम चाहते थे कि बहुत लोगों तक, वाइडर कम्युनिटी तक, बड़े लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी। इसलिए हमने आपको इन्वाइट किया, आपको हमने आमंत्रण दिया कि आप यहाँ आएँ। कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए थे, और शायद राजस्थान में हम पहले इंस्टीट्यूशन थे जिसने इमीडिएटली ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के साथ साथ हमने ये भी किया, जो कि हमारे पास एक शिक्षा के ऊपर रिसर्च करने, शोध करने के लिए एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मिलकर तय किया कि ऑनलाइन तो शुरू हो गया, लेकिन ऑनलाइन वैसे ही नहीं हो सकता जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे होनी चाहिए कि वो ज़्यादा बच्चों को समझ में आए, तो थोड़ा उसका तरीका डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करके नई तरह की मेथोडोलॉजी बनाई, फिर उसके लिए सारे टीचर्स को ट्रेन किया, सारे लोगों को ट्रेन किया कि आप ऐसे करो, इक्विपमेंट्स दिलाए। उसके साथ साथ हमने एक सर्वे किया जिसमें ये था कि जितने 4000 बच्चे विद्या भवन में पढ़ते थे उन सबसे हमने बात की, डिटेल सर्वे किया। उसमें एक बहुत मेजर, बहुत मुख्य जो फाइंडिंग निकल के आई वो ये थी कि विद्या भवन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से 2/3 बच्चे ऐसे हैं जिनके गार्जियंस की इनकम, जिनके अभिभावकों की इनकम मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, और वो सारी की सारी इस तरह के धंधों में थे जो कोविड से प्रभावित हो रहे थे, जो लॉकडाउन से प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने बोला कि वो शायद स्थिति में नहीं होंगे कि अपने बच्चों को आगे स्कूल भेज पाएँ या स्कूल की फ़ीस रख पाएँ। तो हमने विद्या भवन की तरफ से हमने जो हमारे शुभचिंतक थे, आप जैसे लोग थे, फ्रेंड्स थे, उन सबको रिक्वेस्ट किया, CSR था, कंपनीज़ का CSR, उन सबको रिक्वेस्ट किया, उन सबको अनुरोध किया कि आप हमारे लिए इन बच्चों की मदद करें। तो करीब सारों ने मिलकर करीब 2 साल में 4.25 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, जिसमें हम 1500 बच्चों को फुल स्कॉलरशिप दे पाए, उनके रहने के लिए हॉस्टल का दे पाए। तो वो सारे 1500 बच्चे ऐसे थे जो शायद अगर ये नहीं होता तो स्कूल से छोड़ के चले जाते, कॉलेज से छोड़ के चले जाते। तो वो सारे 1500 बच्चे हमारे साथ रहे, और एक भी बच्चे ने इस तरह से हमारा साथ नहीं छोड़ा या स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जगहों पे ये हुआ कि पैसे की बहुत कमी थी, तो बहुत सारी जगहों पे ये हुआ कि भाई अपने स्टाफ को या टीचर्स को बाकी लोगों के यहाँ पढ़ा के थोड़े दिन के लिए आप हमसे दूर हो जाइए। विद्या भवन ने कहा कि नहीं ये होगा, क्योंकि विद्या भवन जिस तरह से टीचर्स की, जिस तरह से बच्चों के प्रति समर्पित है, उस तरह से अपने स्टाफ के प्रति भी समर्पित है। तो हमारे यहाँ से एक भी कोविड की वजह से एक भी ऐसा स्टाफ नहीं था जिसको हमने कहा कि आप यहाँ से जाइए, और हमने उनके जो भी उनको वेतन मिलता था, जो भी भत्ते थे, वो सारे उनके उसी तरह से रखे कोविड के दौरान भी, जैसे कोविड के पहले मिलते थे। और इसके अतिरिक्त अगर और बाकी बातें करें तो इन 2 साल में बहुत कुछ जो विद्या भवन करता है कि वो शायद 2 साल में, जो कि बंद थे स्कूल, तो नहीं हो पाए, लेकिन जैसे स्कूल कॉलेजेस खुले उन्होंने शुरू किया तो कुछ एक बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट्स थे, बहुत ही मतलब असाधारण अचीवमेंट्स थे जो स्पोर्ट्स में हुए। तो बहुत सारे हमारे जो स्पोर्ट्स में, जैसे हॉकी है, हॉकी में हमारा विद्या भवन स्कूल बहुत अच्छा रहा। तो जिला लेवल की जो 4 प्रतियोगिताएँ हॉकी में होती हैं, लड़कों और लड़कियों की, जूनियर और सीनियर, चारों प्रतियोगिताएँ विद्या भवन में होती हैं। 28 बच्चे उनमें से स्टेट लेवल पर सेलेक्ट हुए। 2 बच्चे स्टेट लेवल की एकेडमी में एडमिशन दिया, उन्होंने चयनित किया कि हम आगे आपको अच्छा हॉकी खिलाड़ी बनाएंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल खेलेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे रूरल इंस्टीट्यूट के बच्चों ने, जैसे उनमें से एक बच्ची है नीलम नागी करके, उसको स्टेट लेवल का स्ट्रॉन्ग वुमन अवार्ड मिला पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में। वहीं दूसरी तरफ एक हमारी दूसरी बच्ची है भावना कामेती, वो उसको रग्बी में बेस्ट वुमन प्लेयर का अवार्ड मिला। और इसी तरह से जैसे हमारा विद्या भवन स्कूल में चेस का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छे हमारे कोच हैं, और इसके अलावा बहुत मतलब हम जो सपोर्ट करते हैं बच्चों को कि किसी भी तरह का कार्य प्रतियोगिता हो उसमें हम उनको सपोर्ट करते हैं कि वहाँ जाएँ, और उनका आने जाने का लेके प्रतियोगिता में शामिल होने का सारा खर्चा विद्या भवन स्कूल उठाता है। और उसमें बच्चों ने इतना अच्छा किया इस सपोर्ट की वजह से कि उन्होंने जिला लेवल के, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट जीते। और अभी हमारे 2 बच्चे हैं, कक्षा 10 का बच्चा है विशांत और कक्षा 9 की बच्ची है दक्षिता। ये दोनों बच्चे राजस्थान के अभी जो जून 2022 में इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन ने जो वरीयताएँ जारी की हैं, उसमें ये दोनों बच्चे, एक बेस्ट प्लेयर है विशांत और हमारी दक्षिता जो है बेस्ट फीमेल प्लेयर है राजस्थान की। तो इस तरह के बहुत सारे किए। इसके अलावा अगर हम शुरू में जाएँ तो विद्या भवन जिस उद्देश्य से स्थापित हुआ था वो ये था कि हम
ऐसे बच्चों को तैयार करना चाहते हैं जो जाके समाज में अपनी समाज को नहीं छोड़े, समाज में जिम्मेदार नागरिक बन के जाएँ। और जो सरोकार हैं, चाहे वो सामाजिक सरोकार हों, पर्यावरणीय सरोकार हों या इंक्लूज़न के सरोकार हों, उन सबको जो सामाजिक समभाव चाहिए वो सब यहाँ से सीख के जाएँ। जो लोकतंत्र की बेसिक वैल्यूज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं बेसिक, वो यहाँ से सीख के जाएँ। और वो कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं। तो हम बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई करना सिखाते हैं, उनको हम स्पोर्ट्स में भाग लेना सिखाते हैं, उनको हम हाथ से काम करना सिखाते हैं। हमारे पास कारपेंट्री लैब्स हैं, हमारे पास ब्लैक स्मिथी लैब्स हैं, जो मेटल की लैब्स हैं। हमारे पास इसके पहले पेपर बनाने का एक कार्यक्रम होता था। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें वो हम बच्चों से हाथ से करवाते हैं। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे अपने हाथ से काम करें, पढ़ाई लिखाई करें और कुछ हुनर सीखें। तो वो सारा अभी चल रहा है। और इनमें से बहुत सारे बच्चों को हम हर हफ्ते में एक बार, जैसे हमारे जितने भी स्कूल हॉस्टल के बच्चे हैं, उनको हम श्रमदान के साथ जोड़ते हैं। तो अपने कैंपस की सफाई करते हैं, पेड़ लगाते हैं, छोटी छोटी खेती के पैच बना के खेती करते हैं। और अभी इस साल हमारा बहुत एम्बिशियस प्लान है कि हम अपने सारे जो कैंपसेस हमारे हैं उनको हम बहुत अच्छे से ग्रीन करें। एक कैंपस केयर करके एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसको हम सारे बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, जिससे बच्चे पर्यावरण के बारे में जो उनके सरोकार है वो और बढ़ेंगे, उनमें सेंसिटिविटी बढ़ेगी और वो जो काम करेंगे उस कार्यक्रम का न सिर्फ विद्याभवन को फ़ायदा होगा, पूरे उदयपुर को फ़ायदा होगा। ठीक, एक तरह से उदयपुर का लक्ष्य बहुत